अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि दूसरी जंग अजीम जो सन 1939 से सन 1945 तक हुई, इस जंग अजीम के बाद जापान की टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का राज क्या है। अमूमन यह तस्वुर किया जाता है कि जंगों के बाद तरक्की का अमल काफ़ी अरसे तक मुअत्तल रहता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जापान ने दूसरे जंग अजीम के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्की की। साइंसी इल्म को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करके मशीनें और आलात बनाना टेक्नोलॉजी कहलाता है। जापान की टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की को बयान करने से पहले मैं आपको मुख्तसरन एटम बम की कहानी सुनाऊंगा। पहला एटम बम उस वक्त मुमकिन हुआ जब जर्मनी के शहर बर्लिन में सन 1938 में 3 न्यूक्लियर साइंसदानों ने एटम के न्यूक्लियस की तोड़ फोड़ के रिएक्शन को दरियाफ्त किया। इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये 3 साइंसदान लीजा माइटनर, ऑटो यान और स्ट्रेसमैन थे, लेकिन इन साइंसदानों का इस रिएक्शन को एटम बम में इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। जब सन 1945 में जापान पर एटम बम गिराने का वाक़या पेश आया तो खातून साइंसदान लीजा माइटनर ने अपने ख्यालात का कुछ यूँ इजहार किया कि किसी भी एटम बम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जर्मनी के न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च के अंदेशे के पेश नज़र दूसरी जंग अजीम के दौरान सन 1942 में अमेरिका में रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो कि एक मशहूर न्यूक्लियर साइंसदान थे, एक मंसूबा शुरू किया गया जिसका नाम मैनहट्टन मंसूबा रखा गया। इसी मंसूबे की बुनियाद पर एटम बम बनाया गया। अप्रैल 1945 में जर्मनी को यूरोप में मुकम्मल शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका और जापान के फ़ौजों के दरमियान लड़ाई जारी थी। अमेरिका ने जापान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का कहा, लेकिन जापान नहीं माना। लिहाजा 6 अगस्त सन 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। इस एटम बम का नाम लिटिल बॉय था, क्योंकि ये उस दौर के भारी और बड़े बमों की निस्बत एक बहुत छोटा साइज़ का बम था। इस एटम बम की वजह से हिरोशिमा शहर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई और 80,000 अफराद फ़ौरन हलाक हो गए। कई हज़ार अफराद ताबकारी से भी हलाक हुए और कई हज़ार अफराद इससे मुतासर भी हुए। अमेरिका ने फिर जापान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का कहा, लेकिन जापान फिर भी नहीं माना। अब अमेरिका ने 9 अगस्त सन 1945 में जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया जिसका नाम फैट मैन था। ये बम पहले बम से काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसे फैट मैन का नाम दिया गया। इस बम के नतीजे में नागासाकी में 40,000 अफराद फ़ौरन हलाक हो गए, कई हज़ार अफराद ताबकारी से हलाक हुए और कई हज़ार अफराद ताबकारी से मुतासर भी हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस बम का पहला टारगेट जापान का शहर कुकारा था, जहां पर जापानी असले का बहुत बड़ा डिपो था, लेकिन इस शहर पर हवाई बमबारी की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं था, लिहाजा टारगेट को सही तरीके से निशाना नहीं बनाया जा सका और इसीलिए करीबी शहर नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। इन 2 एटम बम्स की हौलनाक तबाही की वजह से जापान ने 15 अगस्त सन 1945 में हथियार डाल दिए और इस तरह अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजों का जापान पर कब्ज़ा हो गया और जापान पर यह पाबंदी लगा दी गई कि वो अपनी फ़ौज नहीं रख सकती और उसे हर काम के लिए इत्तेहादी फ़ौजों से मंजूरी लेना होगी। दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद जापान अब तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकेगा और कई सालों तक वहाँ पर बेरोज़गारी आम होगी, लेकिन हैरानकुन तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने हैरानकुन तरक्की की। ये तरक्की हर मैदान में थी, तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, हर मैदान में जापान ने बहुत तरक्की की। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 2 मेन वजूहात ये हैं। अमेरिका ने जंग अजीम के बाद जापान पर फौजी साजो सामान खरीदने पर पाबंदी लगा दी।
یہ پابندی زحمت نہیں رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ حکومت نے تمام جنگی فنڈز کو تعلیم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے استعمال کیا، انڈسٹریز کے فروغ کے لیے استعمال کیا اور معاشی ترقی پر بھی بہت سا پیسہ خرچ کیا۔ دوسری مین وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی فوجی ساز و سامان کی بجائے کمرشل چیزیں بنانے پر توجہ دی۔ مثلا مشہور کمپنی سونی جو اس وقت فوجیوں کے لیے دوربینیں بناتی تھی، اس نے کیمرے بنانے شروع کر دیے جو بہت کامیاب ہوئے اور جس سے جاپان کو بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوا۔ اسی طرح مشہور کمپنی ٹویوٹا اس وقت فوجی گاڑیاں بناتی تھی اور بعد میں اس نے کمرشل کاریں بنانی شروع کی اور اس سے بھی جاپان کو بے شمار زر مبادلہ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ مثلا جنگ عظیم سے پہلے جاپان میں تعلیم یافتہ ورکرز بہت زیادہ تھے، لیکن حکومت کے پاس ان کو نوکریاں دینے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے جاپانی قوم معاشی طور پر زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی۔ بعد میں کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز کو فروغ حاصل ہوا، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی چیزیں متعارف کرائی گئیں، اس لیے ان تمام ہنرمند اور تعلیم یافتہ کارکنوں کو نوکریاں مہیا ہوئیں۔ میں اپنے اس لیکچر کا اختتام اس بات سے کرتا ہوں کہ اکثر کامیابی ناکامی سے سیکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، یا کامیابی مایوسی سے نکلنے والے کو حاصل ہوتی ہے، اور یا تباہی کے بعد اس سے سیکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔